हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक मैंने टीडीएस के 2 पार्ट्स डाल दिए हैं, जिसमें मैंने आपके साथ मेजर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं। आज मेरा 3rd पार्ट है टीडीएस क्लास का। इसके बाद मैं एक क्लास और डालूंगा जिसमें टीडीएस कंप्लीट हो जाएगा। ये टोटल 30 to 40 मिनट्स के अंदर मैंने टोटल टीडीएस कंप्लीट किया। हर एक सेक्शन को कवर किया एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल के हिसाब से। जैसे उनके पहले पेज से हर सेक्शन को सीक्वेंस वाइज कवर किया, वैसे मैंने उसको आसान लैंग्वेज में और एक क्रिस्प में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194G से आज हमने स्टार्ट करना है। 194G जो है वो बात करता है कमीशन एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। यानी अगर कोई इंडिविजुअल अगर वो लॉटरी वगैरह सेल करता है और वो जो लॉटरी जो इंडिविजुअल बेचता है उसको अगर वो कमीशन देता है, तो क्या वो जो कमीशन का अमाउंट वो पे कर रहा है किसी जो लॉटरी बेचने वाले एजेंट को, क्या उस पर उसको टीडीएस काटना है। उसने कहा कि कौन पे करेगा, कहता है कोई भी पे कर सकता है। ठीक है, और जो पे कर रहा है वो भी, जिसको पे कर रहा है वो भी कोई भी हो सकता है। और जो टीडीएस होगा वो कितने रेट पे काटेंगे, वो 5% पर काटेंगे। यानी अगर किसी को मैं टीडीएस, अगर मैं किसी को 100 रुपीज़ की अगर कमीशन देता हूँ तो उस पर 5 रुपीज़ की मेरे को कमीशन टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। बट अगर हम किसी इंडिविजुअल को जो कमीशन का अमाउंट है वो 15,000 से ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं साल में, तो हमें टीडीएस नहीं लगाना है। यानी अगर किसी एक मिस्टर राम को हम टीडीएस जो टोटल कमीशन साल की 15,000 पे कर रहे हैं तो टीडीएस की बात नहीं आएगी। ठीक है, तो टीडीएस की बात नहीं आएगी। और किस टाइम पे काटना है, कहता है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ क्रेडिट या पेमेंट जो भी जल्दी होगा उस टाइम पे हमें टीडीएस काटना है। ठीक है, अगली बात आती है सेक्शन 194H जो कहता है टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। यानी अगर पहला वाला तो केस आया जो हमें स्पेसिफिक कमीशन बात की किसके ऊपर, लॉटरी के ऊपर। कहता है अगर कोई ऐसी कमीशन है जो आप अदर देन ये है, यानी अगर कोई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी इंडिविजुअल को पॉइंट करती है और उसको कहती है कि तू हमारे यूनिट्स हमारे प्रोडक्ट्स बेच और हम तेरे को हर प्रोडक्ट पर कमीशन देंगे, तो क्या उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। उसने कहा हाँ कटेगा। कहता है पेयर कौन हो सकता है, कहता है कोई भी हो सकता है, बट हाँ वो इंडिविजुअली एचयूएफ नहीं हो सकता जिसकी पिछले साल में टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन हो। ठीक है, और पेई कौन हो सकता है, इसमें ये याद रखना जो पेई होगा वो रेजिडेंट पर्सन होना जरूरी है। यानी अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो ये सेक्शन 194H नहीं लगेगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, 5% होगा। बट वही बात है कि अगर 15,000 रुपीज़ तक की अमाउंट है तो आपको टीडीएस के इंप्लीकेशन नहीं आएंगे। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194I जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है रेंट का। बहुत बच्चों को इस पर डाउट आता है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट हुआ है पिछले साल में, यानी जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज़्यादा है पिछले साल में, या कोई अदर देन कोई कंपनी फर्म है, वो अगर अमाउंट पे कर रहे हैं वो उनको कवर कर दिया पेयर में। पेई कौन हुआ, कोई भी रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, कोई भी रेजिडेंट पर्सन है। और रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, रेट कहता अगर तो आपने जो प्लांट एंड मशीनरी या कोई इक्विपमेंट रेंट पे दिया तो आपको टीडीएस 2% काटना है। बट अगर कोई बिल्डिंग है, कोई आपने लैंड है, तो आपको टीडीएस कितना काटना है, 10% काटना है। किस टाइम पर काटना है, आपने काटना है जिस टाइम पे क्रेडिट किया या पेमेंट किया, जो भी जल्दी किया। ठीक है, और किस लिमिट, क्या लिमिट किया, कहता अगर आपने टोटल साल में रेंट 2,40,000 तक पे किया तो टीडीएस के इंप्लीकेशन नहीं आएंगे। यानी अगर आपने साल में 2,40,000 से ज़्यादा अमाउंट पे किया तभी आपको टीडीएस काटना है। यानी अगर 2,40,000 के अंदर अमाउंट है तो टीडीएस के इंप्लीकेशन नहीं आएंगे। ठीक है, मैं ये बहुत आसान तरीके से समझाया और ये इसमें सारे पॉइंट्स कवर हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194I जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। कहता है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर कैपिटल गेन वगैरह टैक्स माफ है। तो यानी सेक्शन 194I ये कहता है कोई भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी इमूवल प्रॉपर्टी के अगर ट्रांसफर पे, बट हाँ वो अगर अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको टीडीएस काटना है। पेयर कोई भी हो सकता है, यानी इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टैक्स ऑडिट नहीं भी हो वो भी यहाँ कवर है। लेकिन पेई कौन होगा, वो रेजिडेंट पर्सन होना जरूरी है। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, 1% होगा। और 1% हमने किसका लेना है, बड़ी बार क्या केस होता है, हम जब कैपिटल गेन के लिए हम टैक्स निकालते हैं तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, बट यहाँ पर हमें एक्चुअल पेमेंट के ऊपर 1% कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर आपने जो अमाउंट पे किया उसको 50 लाख से कम है तो सेक्शन 194I ये नहीं लगेगा। यानी अगर अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है तभी आपको 1% टीडीएस काटना है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगले सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन 194IB जो कहता है पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स। अब होता क्या था, इंडिविजुअल और एचयूएफ को हम जिन लोगों का टैक्स ऑडिट नहीं होता था उन लोगों को, वो लोग क्या करते थे, बहुत महंगे घर पे रेंट पे रहते थे और बहुत रेंट पे करते थे, बट उनको टीडीएस के इंप्लीकेशन नहीं लगते थे क्योंकि उनका सेक्शन 44AB के हिसाब से टैक्स ऑडिट नहीं होता था। तो उन लोगों को कवर करने की कोशिश की जो लोग इंडिविजुअली एचयूएफ है जिनके टैक्स ऑडिट नहीं होते बट वो भी रेंट पे कर रहे हैं और बहुत हेफ्टी अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं। तो उनको कहा कि हम आपको कवर कर रहे हैं। यानी इसमें पेयर कौन होगा, सिर्फ वो इंडिविजुअली एचयूएफ जो अदर देन 44AB वाले हैं, यानी
ये 194I में जो हमने टैक्स ऑडिट वाले कवर कर दिए उनके अलावा वाले। पेई कौन हो सकता है, कहता है रेजिडेंट पर्सन होगा। कहता है रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, 5% होगा। कहता है बट टीडीएस नहीं कटेगा अगर आप जो रेंट का अमाउंट है वो 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं हो, यानी अगर 49,000 तक या 50,000 तक अगर रेंट हुआ तो आपको 194I भी इम्प्लीकेशन नहीं लगेंगे, ठीक है। और इसमें ये लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है कि दिस डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी एज द केस में भी। कहता है देखो हर महीने आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे साल किसी के वहां पे अगर आप टेनेंट थे तो आप जो लास्ट अपनी पेमेंट कर रहे होगे इन द मंथ ऑफ मार्च, आप टोटल टीडीएस उस टाइम पे भी काट सकते हो। या अगर आपने मार्च से पहले ही वो घर छोड़ दिया या वो बिल्डिंग छोड़ दी तो उस टाइम पे जिस टाइम पे आप छोड़ रहे हो उस टाइम पे भी आप अपना वो टीडीएस का अमाउंट जो लास्ट टेनेंसी के टाइम पे आप पेमेंट कर रहे होगे आप उस टाइम पे टीडीएस काट सकते हो। या और इसमें उन्होंने कहा कि किस टाइम पे आपकी लाइबिलिटी बुक होती है टीडीएस काटने की। कहता है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और कहता है जो टोटल डिडक्शन होगी, ठीक है, वो लास्ट मंथ ऑफ टीडीएस के अमाउंट, लास्ट मंथ ऑफ रेंट के से ज़्यादा नहीं होगी। यानी अगर आपका लास्ट महीने का रेंट अगर जिसमें आप 70,000 है तो यानी टोटल टीडीएस पूरे साल का 70,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड रेंट फॉर द लास्ट मंथ, ठीक है। और इसमें ये बात भी जरूरी है कि 206AA कहता है कि पैन देना जरूरी है। तो अगर पैन नहीं दिया तो आप 20% के हिसाब से टीडीएस काटेंगे। बट हाँ ये बात याद रखना है 20% में कि जो टोटल टीडीएस का अमाउंट होगा वो लास्ट महीने के रेंट के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला सेक्शन हम बात करते हैं सेक्शन 194। ये 194C नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। ये पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट की बात होती है। ये सेक्शन 194IC है, ठीक है। ये क्या कहता है कि अब होता क्या, कोई एक लैंड है किसी बंदे के पास, ठीक है। वो कहता है कि किसी उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहता है कि यहाँ पर तू कोई बिल्डिंग वगैरह बना दे और इस बिल्डिंग में जितना भी तू खर्चा आएगा तू क्या करना है 1-2 बिल्डिंग्स तू रख लेना, बाकी मेरे को अलॉट कर देना। तो इनको हम कहते हैं कुछ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कुछ अपनी सिर्फ लैंड दे देते हैं और कंस्ट्रक्शन किसी और से करवाते हैं और उसको हम कैश में इन काइंड में उसको कहते हैं कि 2 फ्लैट्स तू रख लेना फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर टीडीएस के इंप्लीकेशंस क्या है, कहता है कि अगर इस केस में क्या होगा, जब भी जो भी उसकी वैल्यू निकाली जाएगी उस पर आपको 10% का टीडीएस काट के बाकी आपको या टीडीएस काट के या 10% जो वैल्यू होगी टीडीएस की, अगर उसमें कैश भी इन्वॉल्व है तो आपको 10% टीडीएस का अमाउंट जो होगा वो जमा करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पर भी ये बात जरूरी देखना है कि वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए और पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मैंने बता दिया होता कि इट मीन्स रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन विच ए पर्सन ओइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ एग्रीज टू अलो अदर पर्सन टू डेवलप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है एग्जाम के लिए, बट आप इसमें ये याद रखोगे रेट ऑफ टीडीएस 10% है और जो भी वैल्यू जो होगी उसके ऊपर 10% का टीडीएस का अमाउंट लग जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला सेक्शन 194J जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर इन्वॉल्व है। इसमें ये सेक्शन क्या कहता है कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट नहीं है यानी 44AB वाला केस नहीं है, अगर वो कोई सर्विसेज दे रहा है प्रोफेशनल सर्विसेज की, कोई टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है, कोई ऐसी रेम्यूनरेशन या फीस दे रहा है जो कौन दे रहा है, जो डायरेक्टर दे रहा है, बट वो 192 यानी उसका टीडीएस 192 सैलरी में नहीं कवर हो रहा, या वो कोई रॉयल्टी उसने कोई रॉयल्टी की पेमेंट ले रहा है, या कोई नॉन कम्पीट फीस है, इसमें ये 5 पॉइंट्स कवर किए हैं। इसमें अगर कोई भी आप पेमेंट करोगे तो आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। किस रेट पे डिडक्ट करना है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 10% के हिसाब से, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कॉल सेंटर्स वगैरह की उसमें अपना उस बिजनेस में तो आपको टीडीएस किस रेट पे काटना है, 2% के हिसाब से काटना है। बट इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट ये है कि आपको टीडीएस नहीं काटना अगर आपने उस इंडिविजुअल को पेमेंट 30,000 से ज़्यादा नहीं की, और जो 30,000 की इंडिविजुअल है वो आपको स्पेसिफाइड लेनी है। यानी अगर एक मिस्टर राम है वो आपको टेक्निकल सर्विसेज भी दे रहा है, वो आपको प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे रहा है, और अगर वो टेक्निकल सर्विसेज जो आपको 25,000 की दे रहा है, ठीक है, और अगर आपको वो प्रोफेशनल सर्विस 28,000 की दे रहा है, दोनों अगर लिमिट जो है 30,000 से कम है तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे 194J टीडीएस का सेक्शन नहीं लगेगा। बट अगर हाँ वो 30,000 से ज़्यादा होगी तो हमें इसमें उसको टीडीएस काटना है। तो यानी आपको जो लिमिट चेक करनी है वो सब केस में इंडिविजुअल वाइज लेनी है, ठीक है। विद दिस फ्रेंड थैंक यू सो मच। मैंने बहुत आसानी से आपको सेक्शन समझाने की कोशिश की है। मैं ये एक बार आप क्लास देख लेना, उसके बाद आप आईसीए के क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, आप काफ़ी क्वेश्चंस कर पाओगे। मोटिवेटेड रहिए, गर्मियों का टाइम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।